जय हिंद। इससे पहले आपको बताया था हमने रियल नंबर के बाद हमारा चला था दूसरा टॉपिक, चला था पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम अगली टॉपिक पढ़े उससे पहले एक बार पिछले वाले को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड होते हैं। सबसे पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल, यानी कि हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद के बारे में 4-5 चीज़ पढ़ा था। पहली बात व्हाट, क्या होता, दूसरा टाइप, कितने टाइप के होते हैं, तीसरा इसका ग्राफ कैसा होता है, और चौथा हमने शून्य पढ़ा था। एक्चुअल में आप इसको ऐसे होते हुए एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है, घड़ी जैसे चलता है, यहाँ से चला, यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, ध्यान रखिए, ऐसे माइंड मैप बनाएगा। व्हाट क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। 3 बात। पहली बात क्या होता है, टर्म जो है ना वो 2 या 2 से अधिक होगा। दूसरी बात कांस्टेंट और वेरिएबल से बना होगा। कांस्टेंट यानी कोई संख्या, जैसे 4, 5, कोई संख्या की बात करें। कांस्टेंट होता है संख्या, और वेरिएबल का मतलब था कोई भी अचर, यानी कि जैसे कि कोई भी अल्फाबेट, वर्ड यानी कि कोई ना कोई अल्फाबेट। उसके बाद पावर जो था हमेशा होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में होना चाहिए, कोई भी बटे में या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे आपको बोल दिया जाए 5 की पावर है 1/2, ये एक पॉलिनोमियल है, तो आप बोलिएगा नहीं। और यदि बोलते 5 की पावर होगा -4, तो ये एक पॉलिनोमियल है, बोलिएगा नहीं, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। हमने बोला था टाइप्स में हमने बताया था 2 आधार पर बांटा जा सकता है, एक टर्म के आधार पर, दूसरा डिग्री या पावर के आधार पर। तो टर्म के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक मोनोपोलिनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद, एक पद में बहुपद या एक पदी बहुपद होते हैं। इसे द्विपदी बहुपद और ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदी बहुपद के नाम से आता है। उसका डिग्री के आधार पर देखा है 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा एक पदी, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। इसको इंग्लिश में लिखते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसके अलावा पढ़ा था 2 और, जो कि एक जीरो पॉलिनोमियल था। जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जीरो जितनी संख्या आती है उसे जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वे सारी जितनी भी संख्या आती है वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। अब बात करते हैं इसके जीरोस की। जीरोस भी 3 प्रकार के होंगे, क्योंकि अभी हमने कुल मिला के पॉलिनोमियल 3 प्रकार से ही पढ़ा है। क्योंकि ये वाला हमारा था क्लास 9th में, जो कि टर्म के आधार पर था, और ये हमारा है डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर ही हम फॉरवर्ड करते हैं क्लास 10th के ऊपर, जब क्लास 9th में आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। बात करते हैं जीरोस की। जीरोस लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, तो जीरोस होगा -b/a, ये जीरोस के बारे में बताया गया। और इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b। क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c। और इसका सम, मतलब कि इसके अल्फा बीटा का सम, यानी कि इसके शून्यकों का सम क्या होगा, -b/a। और इसका प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का योग होगा, मतलब मल्टीपल होगा c/a। उसके क्यूबिक के जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। इसका योग बोला है तो -b/a, अल्फा + बीटा + गामा। इसका 2 के पेयर में भी हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फा। उसका होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मल्टीपल होता है -d/a। थोड़ा सा आप नोट करने के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो पहला होता है, आप इसको क्या, जब शून्य एक ही है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो जो ना उसका योग भी रहा होगा। तो योग का ये वाला फॉर्मूला या फिर योग का ये फॉर्मूला, हमेशा तीनों में एक बात सेम है कि -b/a लिखा जाएगा। उसके मल्टीपल के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल के लिए गुना करते हैं c/a। अच्छा, मल्टीपल के लिए गुना कर रहे हैं, हमने 2 के पेयर में गुना किया। अब इसमें 2 के एक ही पेयर पॉसिबल है, तो हमने c/a लिखा। यहाँ के 2 के 3 पेयर पॉसिबल है, तो वही हमने c/a लिखा। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट में, क्या करते हैं, बस आपको ये एक्स्ट्रा याद रखना है, बाकी तीनों को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए।
अब थोड़ा ग्राफ वाले में आते हैं। ग्राफ में क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक रेखा के रूप में होगा, मतलब एक सीधी लाइन, और एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा। दूसरी क्वाड्रेटिक के देखा जाए तो क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन होगा वो होगा पैराबोला, यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से होगा, ठीक है। पैराबोला ये साइन को कहते हैं। उसके मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार काट सकता है, आपको बताया था 2 बार काट सकता है, 1 बार काट सकता है या एक बार भी नहीं काटेगा। तीसरा होता था नंबर ऑफ एक्स एक्सिस कट, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी ही जीरो पॉसिबल होते हैं। जैसे कि एक मैं यहाँ पे बना कर दिखाऊँ आपको, एक बना कर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, ये लिया और ये लिखा, और यहाँ से हमने एक नया ग्राफ के रूप में लिया। चलिए बताइए इसमें जीरोस की संख्या कितनी हुई। तो देखिए एक्स एक्सिस पे कितना काट रहा है, 1 यहाँ काट रहा, 2 3 4 5 6, तो इसके 6 जीरोस पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमने जस्ट इससे पहले प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था। अब हम चलते हैं आगे के बारे में। इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए कि यहाँ से मिटा दीजिए। अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी तरह आप अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट मतलब नोट्स बनाए गए। अब हमें पढ़ना क्या, अब हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, इसको हिंदी में कहते हैं। अब बात करते हैं ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए इसको पहले इस पूरे जो लिखा है इसका मीनिंग समझते हैं। पेयर्स का मतलब होता है युग्म, यानी कि जोड़े में। तो पेयर्स का मतलब होता है युग्म, या फिर हम कह सकते हैं जोड़े में, जोड़ा या जोड़े कुछ भी कह सकते हैं। उसके दूसरा क्या देखा, दूसरा हमारे पास देखा लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब सोचते हैं, लीनियर का मतलब आपको पिछले चैप्टर में बताया था। लीनियर का मतलब क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन या ऐसा जो भी कुछ दिया हो जिसमें चर के घात की मान 1 हो, यानी कि चर हमारा कैसा हो, लीनियर, LINEAR। लीनियर का मतलब क्या होता है, चर के घात की मान 1 होना चाहिए, तो उसे कहते हैं लीनियर। अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन का मतलब वो होता है कि जिसके बीच बराबर का निशान लगा हो। दुनिया में हर वो चीज़ को आप इक्वेशन कह सकते हैं जिसके बीच बराबर का निशान लगा हो, उसे आप इक्वेशन कह सकते हैं। तराजू भी एक तरह का इक्वेशन का काम करता है, क्योंकि तराजू भी बराबर को तौलता है। एक तरफ कुछ होता है, दूसरी तरफ कुछ होता है, उसको तौलता है। तो एक बार पूछा गया था, आई थिंक हाँ जेईई में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जो मतलब इक्वल को दर्शाता है। तो उसमें एक तराजू वाला ऑप्शन भी था, तो वो आंसर सही होता है। तो इक्वेशन का मतलब ध्यान रखिएगा, जो कि इक्वल को दर्शाए। जहाँ भी इक्वल लिखा हो तो आप कह सकते हैं कि वो एक इक्वेशन दर्शाता है। और 2
टू का मतलब तो पता है ही है, वेरिएबल्स का मतलब क्या था, जो कि चर के रूप में लिखा जाए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए बी एक्स वाई, ये जितने होते हैं ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये चैप्टर का मतलब आपको समझ आ गया, यानी कि ऐसा युग्म जो कि लीनियर हो, यानी कि जिसकी घात 1 हो, उसके बीच कोई ना कोई माइनस बराबर का निशान लगाओ और साथ में उसमें कोई ना कोई वेरिएबल्स हो, उसे कहते हैं हम द्वि चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल को लेकर देख लेते हैं, जैसे 3x + 4y। चलिए 3x + 4y से पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, एक केले की कीमत है 3 रुपये, 3 रुपया क्या है पर केला, ठीक है। और आपके पास क्या है 4 रुपये, 4 रुपये पर आम है। आपके पास कुल मिला के रुपये हैं 20। तो आपको ये बताना है कि कितने केले और कितने आम आप उस 20 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा हम रफली सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, केला, उसके लिखेंगे आम, और इसकी जो एक केले की कीमत है वो 3 रुपये है। तो हम मान लेते हैं कि एक खरीदा जा सकता है, 2 3 4 5 6, यानी कि हम केलों की संख्या लिख रहे हैं, फिर आम की संख्या लिखेंगे कितना आ सकता है। तो आम की संख्या में लिख लेते हैं, आम की संख्या यहाँ पे हम अलग से डिनोट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि एक केला खरीदा गया तो वो 3 रुपये का होगा, बचेगा क्या हमारे पास 17 रुपये। 20 रुपये था हमारे पास, एक केला खरीदा 3 रुपये का आ गया तो 17 रुपये बचेगा। तो 17 रुपये कितने आम खरीद सकते हैं, तो हम बोले 17 रुपये को आम खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि 4 के पहाड़े में कभी 17 पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गया ऑप्शन खत्म। दूसरा देखते हैं कि 2 केला लिया, 2 केला यानी कि 6 रुपये, 2 केले की कीमत कितनी हुई 6 रुपये हुआ। अब 2 केला खरीदेंगे 6 रुपये, तो बचेगा कितना हमारे पास 14 रुपये। 4 के पहाड़े में 14 नहीं आ सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया, खत्म। तो खत्म, आगे बढ़ते हैं। 3 केला लेते हैं तो 3 केला की कीमत हो जाएगा 9 रुपये। अब जो 9 हो गया, यानी कि 20 में से 9 रुपये हमने खर्च कर दिया, बचेगा कितना 11 रुपये। तो 11 भी पॉसिबल नहीं है। अब 11 क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 11 नहीं आता। बात करते हैं 4 केला लेते हैं, तो 4 किया 12 हो गया, बचेगा कितना 8 रुपये। तो 4 के पहाड़े में 8 पॉसिबल है, तो 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसमें कितने केले आ सकते हैं 2, यानी कि 4 केले आ सकते हैं और आम 2 आ सकता है। तो हमारे पास ये आंसर हो सकता है। और देखते हैं एक बार कि अगर यदि 5 केले लेते तो कितना होता है, 5 केला हो जाता है 15 का, बचा कितना 5 रुपये। तो 5 रुपये में हमारे पास कोई भी आम नहीं आ सकता, काट देंगे। उसके बाद 6 की बात करें तो 6 या 18, और उसके बाद फिर 2 रुपये बचेगा। 18 रुपये खर्च कर दिया, बचेगा 2 रुपया। तो 2 रुपये से हमारे पास कुछ भी नहीं आ सकता, तो ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करें 7 की, 7 किलो खरीद लेते हैं, तो 7 × 21, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास थे केवल और केवल 20 रुपये। 20 रुपये था, इसलिए ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास केवल और केवल एक लाइन पॉसिबल है, वो ये रहा। ये तो वो इक्वेशन था जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ कर लिया। बट हमारे पास ऐसे ऐसे 50 मतलब 10 इक्वेशन आएंगे, और उसको एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करने लगे तो हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक नया तकनीकी आता है, या एक नया तरीका है, उसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको सॉल्व करते हैं कि इस चीज़ को इसकी मदद से सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो आपको हमने थोड़ा सा मिसगाइड किया, यानी मिस हिंट किया। उसमें एक और चीज़ देखा कि केलों की संख्या आम से दुगना है। केलों की संख्या आम की दुगनी है, आम की संख्या की
आम की संख्या की दुगनी है। तो ये एक और हिंट दिया था। चलिए इन दोनों की वजह से हम एक दो चर वाले लेकिन लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि किलो का माना केला को हम x में लेते हैं, ठीक है, और इसको आम को हम y लेते हैं। केला को हमने x माना, आम को हमने y माना, तो इस हिसाब से एक इक्वेशन ये बन सकता है कि 3x, ठीक है। हाँ, केले की संख्या, यहाँ पे केला नहीं, केले की संख्या मान लेते हैं। केले की संख्या हम मान लेते हैं, केले की संख्या कितना खरीदा गया होगा, तो x मान लेते हैं कि x खरीदा गया होगा, ठीक है। और आम की संख्या हम मान लेते हैं कि y खरीदा गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक आम 3 रुपए का और y गिना गया, तो 3 गुना, मतलब कि मान लेते हैं कि 3 आम खरीदा गया और 3 आम, प्रत्येक आम की कीमत है, प्रत्येक केले की कीमत है 3 रुपये, तो 9 रुपये होगा। तो हमें नहीं पता कि केला कितना खरीदा गया था। उसके बाद 4 रुपये का हमारा आम आता है, तो 4y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 20 रुपये। अब ये भी रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये भी रुपीज़ हो गया, क्योंकि x कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा, इसको गुना कीजिएगा तो एक रुपीज़ के रूप में आएगा। एक ये हो गया। दूसरा, इस वाले इक्वेशन से निकालते हैं एक वो इक्वेशन, केलों की संख्या हमने क्या माना, x। तो x जो है आम की संख्या की दुगनी है। आम की संख्या कहाँ, आम की संख्या y का दुगना है, यानी कि 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये और ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या आ गया, पेयर है 1 और 2, यानी कि 2 पेयर हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए इसमें जितने भी चर हैं उनकी घात हमेशा 1 है। लीनियर इक्वेशन होता है चर के घात के मान 1 होनी चाहिए। तो ये देखिए, इसमें घात की मान 1, इसमें घात की मान 1, इसमें भी 1, सब में घात की मान 1 है। उसके बाद बोला था इक्वेशन, यानी कि बराबर का निशान आपको दिखना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया। तीसरी बात, वेरिएबल होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल होना चाहिए। तो हमारे पास 2 वेरिएबल होता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा नोट करने के लिए, कि जितने चर होंगे जितने चर होंगे उतने ही इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इक्वेशन चाहिए फॉर सॉल्व देम, हल करने के लिए। ठीक है, जितने ही चर होंगे, यानी कि यहाँ पे देखा 2 चर हैं, तो इसलिए हमें पास 2 इक्वेशन चाहिए। मान लेते हैं कि 3 चर होता है तो हमें 3 प्रकार की इक्वेशन की जरूरत होती है, और 4 प्रकार के चर होते हैं तो 4 प्रकार के इक्वेशन की जरूरत है। जितने प्रकार के चर होंगे उस प्रकार से उतनी ही इक्वेशन की जरूरत होगी इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ताकि हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हमने एक्स वाई का मान देख रखा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 4 और वाई की वैल्यू होगी 2। अब इसको हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं जो हमारा किताब या एनसीईआरटी बुक बताता है। तो इसके लिए सॉल्व करने का पहला तरीका आता है हमारे पास ग्राफ से। ग्राफ के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना होता है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले आपने बताया था, इससे पहले टेबल बनाइए आप, इतना बड़ा नहीं, बस 2 ही बनाना है। और इस वाले से भी ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, दोनों का ग्राफ बनाते हैं, और ज़्यादा नहीं, इसमें 2 पॉइंट लिखना होता है
ताकि एक रेखा खींची जा सके, दैट्स इट, इतने ही मोटिव होता है। तो आप सोचिए कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक में वैल्यू डाल के नहीं देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि आप क्लास 10th में हो गए, तो थोड़ा सा आपको क्या करना, सोचना पड़ेगा ताकि आंसर हमारा आ जाए। आपको हर एक को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सोचते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखा जाए जो कि y की कुछ वैल्यू आ जाए। वैल्यू थोड़ा सा ऐसा आना चाहिए जो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x की वैल्यू 0 डाल देते हैं। x की वैल्यू 0 डाला, जब 0 डाल दिया ये पूरा 0 बचेगा, ये इस 4 को भाग कीजिए तो बचेगा 5। तो x को 0 डालने पर ये आएगा 5। अब देखते हैं y को 0 डाल के देखते हैं। y को 0 डालेंगे तो आंसर थोड़ा अजीब आएगा। 1 डाल देते हैं तो 4 वहाँ से कटेगा, 16 नहीं, 2 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं तो हो जाएगा 8 वहाँ से जाएगा दोबारा। हाँ, आइए हम 2 डाल देते हैं तो 8 बचेगा। इस 8 को यहाँ माइनस कर दिए तो बचेगा 12 3y, 3 गुना में इधर आके भाग में, तो 12 भाग में 4, 12 भाग में 3 बचेगा 4। तो यहाँ पे 2 डालने पर, सॉरी y पे 2 डालने पर, y पे 2 डाला यानी कि 8, और यहाँ पे बचेगा 4। देख लेते हैं, y पे 2 डाल दिया, 2 यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे हो गया 8 हो गया 12, यहाँ से 4, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, इसको सोच लेते हैं थोड़ा सा कि x की वैल्यू ये 0 होता तो क्या होता। इसको सुविधा के लिए हम ये लिख सकते हैं, चाहे तो सुविधा के लिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब अगर x की वैल्यू को हम y की वैल्यू क्या डालें, हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू को हम 1 लिखे हुए हैं। तो y की वैल्यू को जब हम 1 लिखते हैं तो x की वैल्यू कितना आएगा, x की वैल्यू आएगा 2। अच्छा, y की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 4 आएगा यहाँ पे वैल्यू। y की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो x की वैल्यू होगा 4, ठीक है, क्योंकि 1 रखने पर 1 हो गया यानी कि 2, इसको उधर ले जाएगा तो प्लस का 2। इस हिसाब से हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। आप क्या करिएगा, सोचिएगा, नहीं सोच पाते तो आपको मैनुअली आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मैनुअली सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, इसके बाद मिटा भी देंगे। जैसे कि इस वाले में पहले वैल्यू को देखते हैं, x इक्वल टू 2 रखने पर, x इक्वल टू 2 रखें, x इक्वल टू 2 रख दिए तो y की वैल्यू देखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब x पे 2 रखा तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, यहाँ से 2 उधर चलाएगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से ये माइनस कैंसिल, उसके बाद 2y इक्वल, अच्छा 2y से y तो 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा y इक्वल टू 1। इस तरह से एक हमने आंसर, एक एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। तो हो सकता है कि आप ऐसे ही हर एक को सॉल्व करके देख लीजिएगा, बट अब थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा सा आप ऐसा सोच लीजिए कि सोचने से भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि x पे 2 डालने पर y की वैल्यू आया 1। इस तरह से हमने ये सोच के लिखा, इस तरह से इसको हमने सोच के लिखा। अब बनाते हैं हम अपना ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ अपना। 4 2 और माइनस को तो है नहीं, तो ठीक है। एक 2 4 तक जाना है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितना 4 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 तक जाना है। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये
वाई एक्सिस स्लैश हो गया और ये एक्स एक्सिस डैश, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, हो गया। अब इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले था क्या, 0 पर 5, 0 तो आई है और y पे हमें 5 चलना, तो y पे 5 हमारे पास एक ये बिंदु रहेगा। उसके बाद दूसरा क्या है, 2 और 4, मतलब 4 2, 4 ये रहा, उसका 2 ये रहा, तो 4 और 2 को मिलाते हैं हमारे पास कुछ यहाँ पे बनने का बिंदु, तो 2 बिंदु ये हो गए। इस तरह से हम इसको मिलाते हैं और इसको नाम देते हैं, हमारे इस वाली लाइन का नाम होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये हमारे पास इस इक्वेशन का नाम हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले के पास है 2 और 1, x पे 2 y पे 1। 2 और 1 से देखा जाए, 2 और 1 से देखा जाए तो हमारे पास एक ये आएगा पॉइंट। हर एक पॉइंट का नाम लिख दीजिए आप, जैसे कि इसमें नहीं लिख पाया, मैं लिख देता हूँ। इस वाले का नाम है 0 5, 0,5, इसको ए नाम दे दीजिए। इस वाले पॉइंट को लिख दीजिए क्या, 4,2, पॉइंट बी 4,2। उस वाले का इसका नाम क्या होगा कि 2,1, इसका नाम लिख दीजिए पी 2,1। उसका थर्ड क्या होता है, 4 और 2, 4 पे 2 आना चाहिए। 4 पे 2 हमारे पास ये रहा, तो एक ये हमारा भी हो सकता है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट सेम है जो कि 4,2, इसे हम कह सकते हैं क्यू हमारे पास है 4,2। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को जहाँ काट रही है उसे मिलाते हैं। पहले इन दोनों को मिलाते हैं, यहाँ से मिलेगा। आप स्केल की सहायता से मिलेगा ताकि आपका ग्राफ पूरा सीधा जाए। तो हमने एक बात देखा, जहाँ पे हमारा कट रहा होता है वही हमारा आंसर होता है। आंसर क्या है हमारा 4,2 ही इस इक्वेशन का आंसर है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू होगी हमारे पास x, इसका मतलब ये है कि x हमारे पास रहा होगा 4, x इक्वल टू रहा होगा 4 और y इक्वल टू रहा होगा 2। अब देखिए x इक्वल टू 4 रहा है कि नहीं रहा, देखते हैं। x के होने में आता 4, अब देखिए 4 है कि नहीं है वो चेक करेंगे। और y की वैल्यू आएगा 2। इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता। x पे 4 रख दीजिएगा तो 4 किया 12 और y पे 2 रख दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 12 प्लस 8 20। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारा आंसर होगा। ये था हमारा पहला तरीका है जिसे कहते हैं ग्राफिकल व्यू। अब ग्राफिकल से आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे उसको क्या, अब पढ़ेंगे दूसरा हमारे पास इक्वेशन होगा। दूसरा हमारे पास तरीका है क्या, दूसरा हमें पता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन, उसको हम पढ़ेंगे। तो नोट कर लीजिए और चाहे तो उतार लीजिए। तो कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं था, ठीक है आप बता लीजिए। उससे पहले हमने एक्स वाई की वैल्यू देखा था। एक्स की वैल्यू हमारे पास आया था 4 और वाई की वैल्यू आया था 2। तो एक नॉर्मली ये पॉसिबल है बट इसको मानिएगा नहीं, जस्ट आपको बताया था कैसे हो सकता है। आपका पहला सॉल्यूशन यहाँ शुरू होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, ग्राफिकल PHICAL ग्राफिकल सॉल्यूशन, या कह सकते हैं ग्राफीय हल। इसे अद्वितीय पॉइंट कहते हैं, यानी कि यूनिक पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी भी कहते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी कहते हैं। प्रतिच्छेदी पॉइंट भी होते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक दूसरे को इक्वेशन काटता है तो उसे वही हमारा आंसर होता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक हमारा। उसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे सॉल्यूशन की ओर, जो कि है अलजेब्रिक या बीजीय हल। अलजेब्रिक सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक सॉल्यूशन या बीजगणितीय हल। इसमें क्या होता है? इसमें दो होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो पहला पढ़ लेते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन, SUP सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जो भी दो हल दिया, जो कोई भी दो सॉल्यूशन दिया होगा, मतलब इक्वेशंस दिया होगा, जैसे कि हम पुराना लेते हैं 3x + 4y + 3x + 4y = 20 जो दिया था, या x = दे रखा था 2y। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में रख देते हैं, इससे हमारे पास आंसर आता है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि या फिर कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि x की इस वाली वैल्यू को इस वाले में डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है? 3, और x के लिए आप लिखेंगे 2y + 4y = 20। उसके बाद 2 3 6, 6y + 4y = 20, 10y = 20, y = 2, y = 2 आ गया। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो x = 2, y के यहाँ पे 2, तो कितना आ जाता है? 4x। तो हम कह सकते हैं कि x = 4 हो सकता है और y = 2 होगा, जो कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद अलावा आता है एक एलिमिनेशन मेथड। एक आपको ग्राफ बताया था, दूसरा आपको प्रतिस्थापन बताया, यानी कि इसके अंदर ही दो पार्ट है, एक ये, दूसरा होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर इसको कहते हैं विस्थापन विधि। विस्थापन विधि। विस्थापन विधि में क्या होता है? विस्थापन विधि या एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि एलिमिनेशन आता है, एलिमिनेट सबसे, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को गायब कर देना या खत्म कर देना। तो किसी एक वैल्यू को हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 3x + 4y = 20 हो गया, और x = होगा 2y। हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक
किसी एक चर की वैल्यू को इक्वल रखते हैं, मतलब इक्वल बनाते हैं और उसमें से दूसरे वाले को गायब करते हैं। तो चलिए इस जादू को करके देखते हैं अभी हाथों हाथ। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है, हमें 3 से गुना कर देना होता है ताकि x की संख्या समान हो जाए। यहाँ पे हो गया 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे भी 3x। अब दोनों को घटा दीजिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाइए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। घटाना है तो साइन उल्टा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का और ये माइनस का। तो यहाँ से ये कैंसिल, बचा क्या 6 और 4, नीचे वाला साइन देते हैं तो 10y इक्वल टू बचेगा कितना 20, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एक बार आ गया। तो अब क्या करिए, आप इस वाले इक्वेशन में आंसर रख दीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू रखना 2, x माइनस 2 उसके बाद 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा सॉल्यूशन, जो कि हमारा होता है तीसरा तरीका, जो कि हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। इस तरह से हमने 3 मेथड को सीखा। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, रेशो कंपैरिजन। अब रेशो कंपैरिजन में सोचते हैं कि रेशो कंपैरिजन क्या होता है। रेशो कंपैरिजन कंपेयर ऑफ रेशो। कंपेयर ऑफ रेशोस। कंपेयर ऑफ रेशोस में क्या होता है कि रेशो को हम कंपेयर करके देखते हैं। रेशो कैसे बनेगा थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो भी इक्वेशन लिखा गया है उसको हम जनरल फॉर्म में a1x प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में, या दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2x प्लस b2x नहीं होगा, सॉरी y होगा यहाँ पे y प्लस c इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से इस वाले को, मतलब कोई भी किसी को भी एक माने, किसी को भी 2 माने चलेगा। तो इसको 1 मान लेते हैं, फिलहाल इसको 2 मान लेते हैं और इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो हमें मिलता है a1 इक्वल टू इस वाले को इस वाले से हमने कंपेयर करके देखा। तो कंपेयर करने में मिलता है a इक्वल टू 3, उसके बाद b इक्वल टू a1 और b1 इक्वल टू मिलेगा 4, b1 इक्वल टू 4 और c1 होगा, इस वाले को हम ये लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेरिजन छोड़ दिया आप, अब कंपेरिजन यहाँ से करिए, इस वाले से कंपेयर करेंगे c की वैल्यू होगी क्या, c इक्वल टू होगा माइनस 20। ठीक है, तो ये हमारा कंपेरिजन हो गया a1 b1 और c1, ये कॉमन ही है 1 है 1, तो a1 b1 और c1 आ गया। अब a2 b2 और c2 देखते हैं। a2 इक्वल टू क्या होगा, b2 इक्वल टू क्या होगा और c2 इक्वल टू क्या होगा देखते हैं। इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम चाहे तो लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इस वाले का कंपैरिजन करेंगे हम किसके साथ, इस वाले के साथ। तो हमारे पास क्या क्या आंसर आता है, a2 इक्वल टू होगा 1, इसको इससे कंपेयर किया तो ए का मतलब 1, यानी किसी का अगर कुछ ना लगा हो तो हम मान लेते कि वहाँ पे 1 रहा होगा। b2 की वैल्यू को लिखेंगे -2 और b3 की वैल्यू, सॉरी c की वैल्यू होगी 0। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाते हैं। अब इसका कंपैरिजन क्या होता है, थोड़ा सा कंपैरिजन को हम लिख देते हैं रिजल्टेंट को, ताकि आप उसको मिला सकें। तो रिजल्टेंट हम आपको पहले ही लिख देते हैं। एक तो ये होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है
B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2। एक कंडीशन ये पॉसिबल है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2, ये नॉट इक्वल होता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तीन कंडीशन ही बन सकता है। आप किसी भी दो समीकरण को, इस प्रकार के दो समीकरण को आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको ये तीन कंडीशन देखने को मिलेगा। अच्छा, हमने इसमें 3 लिखा, इसमें 3 लिखा, लेकिन इसमें 2 लिखा, तो इसके इक्वल बराबर आए या फिर बराबर नहीं आए तो कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता, बस इससे मतलब है। देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कंडीशन आए, जब भी आपके पास कैसा कंडीशन है, इक्वल कंडीशन है, तो आप मान लीजिएगा उसके सॉल्यूशन जो ना अनंत होंगे, यानी कि अनेक होंगे, अनेक सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। और इस वाले का ग्राफ के हिसाब से देखा जाए, ग्राफ कैसा बनेगा, मान लेते हैं कि ग्राफ कैसा बना हुआ, क्योंकि हर इक्वेशन को आपको मैनुअली सॉल्व करके नहीं दिखा सकते। एक हमने दिखा दिया, उसके बाद बाकी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, कोइंसाइड। इसका ग्राफ क्या बनेगा, कोइंसाइड, कोइंसाइड, कोसाइडेड, COCIDENT, कोसाइड। ठीक है। इसे संपाती कहते हैं। हमने बताया था ना कि जितनी बार x को काटेगा उतनी ही बार उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक अनंत बार काट रहा है, इसलिए इसको एक के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी कि ये हमारा x एक्सिस है, इसके ऊपर दूसरी लाइन है, इसलिए हम कहते हैं इसे कोइंसाइड। और इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल, अनेक हल होंगे। ठीक है। उसका क्या होता है, एक होता है ये, इसका जो हमारा ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास इसके जब ऐसा कंडीशन आता है तो उसमें हल एक होगा, केवल एक हल। अभी हमने इसी को सॉल्व किया, अभी इसको कंपेयर करके दिखाएंगे आपको। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ आपका ऐसे और ऐसे जाएगा, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी। जो अभी हमने ग्राफ को सॉल्व किया वो हमारा यही था। अब इसके हिसाब से आप उसको कंपेयर करके आ सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है कि नहीं, ये देखते हैं। तो A1 की वैल्यू 3/1, उसके 4/-2। इसको काट के देखेगा तो हमारे पास आएगा 3 इक्वल टू होगा, इसको काटेगा तो आएगा -2। तो क्या ये दोनों इक्वल है, बोलेगा नहीं। 3 इक्वल टू होगा -2, क्या ये पॉसिबल है, तो बोलेगा नहीं। तो यही तो बताया था अभी अभी हमने आपको, इस वाले ग्राफ को अच्छे से सॉल्व करके दिखा दिया। बाकी दो ग्राफ को आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हो जाए। तो हम कह रहे थे कि जब भी ऐसा हो तो इसके हल ऐसा बनेगा, एक दूसरे को कोइंसाइड कहीं ना कहीं काटेगा, और जब काटेगा उसका हल एक ही पॉसिबल है, और जिस पॉइंट पर काटेगा उसे प्रतिच्छेदी पॉइंट कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इसी पॉइंट, ये जो पॉइंट पे जो भी बिंदु होगा वही उसका एक सॉल्यूशन होगा। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, पहला दूसरा तो बराबर होता है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है। तो तीसरा बराबर ना होने पर ये क्या होता है, ये एक पैरेलल, यानी कि पैरेलल कहते हैं, संगत, पैरेलल P E नहीं, इसके हल कितने होंगे, इसके हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे, और इसे पैरेलल कहेंगे। इसे पैरेलल कहेंगे। और क्या होता है, पैरेलल का निशान ये हो कुछ,
दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। तो इस तरह से ही इसके ये पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ये चैप्टर जो था आपका दो घात वाले रैखिक समीकरणों के दो घात वाले जो भी नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे, कल यानी कि अगली वीडियो में जब भी हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक नोट वाली बात, अगर यदि आपको कहा जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि कोई भी दो इक्वेशन दे देगा इस प्रकार से, 2 मिनट और, ठीक है, उसके बाद खत्म करते हैं वीडियो। इस प्रकार से कोई भी दो इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा इसके सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यदि आपको उसमें लिखा हो क्वेश्चन में कि इसको ग्राफी विधि से सॉल्व कीजिए, तो ग्राफी विधि से सॉल्व कीजिएगा। और इसको क्या लिखा होगा, एलिमिनेशन से करना होता है, एलिमिनेशन से कीजिएगा। जो कह रहा होगा उससे कीजिएगा। बट मान लीजिए उसमें बोल रखा केवल सॉल्व कीजिए, तो केवल सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, एक और काम, दूसरा काम क्या था, बात ये थी कि जब हम ग्राफिकल विधि से सॉल्व कर ले रहे थे तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब एक बात बताइए, आपका काम ऑलरेडी चल रहा है, कोई भी आप नॉर्मली चल रहे हैं, तो आपको नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्यों होगी। तो उसका एक और समझ लीजिए मेथड क्यों आ गई, क्योंकि जब भी हम ग्राफ को सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसी वैल्यूज आ जाती है जो कि बटे में हो 1/2 यानी कि √5 √7। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया। और इसी को और थोड़ा सरल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं था, सब एक दूसरे से रिलेटेड था, तो हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। कल इसकी आपको समरी बता देंगे अगले चैप्टर में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिएगा।